हम सब लोग मिलकर बीजेपी आरएसएस को बेदखल करने का काम करें। और उसके लिए माननीय अखिलेश यादव जी ने कपिल सिब्बल जैसे सीनियर सुप्रीम कोर्ट के लॉयर को उनकी देखरेख में पूरे उत्तर प्रदेश की एक बड़ी वकीलों की टीम बनाकर कि 24 में हम जनता के बीच में जाएंगे, एससी ओबीसी के बीच में जाएंगे और कहेंगे कि देखो नरेंद्र मोदी का चेहरा ये कि एससी एसटी ओबीसी इवन मोस्ट बैकवर्ड का जो रिप्रेजेंटेशन भारत की संसद में होना चाहिए वो यूपी से माननीय अखिलेश यादव जी उसको देने का काम करेंगे। बीजेपी की तकरीबन 40 सीटें मिनिमम कम होनी है, इसीलिए हमने जातिगत जनगणना की जो पूरी उत्तर प्रदेश में इलाज शुरू किया। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मेरे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अमित जामेई हैं। समाजवादी पार्टी ने कहा है कि वो पीडीए पिछड़े दलित अल्पसंख्यक के मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी। घोसी उपचुनाव में उनको जीत भी मिली है, इंडिया गठबंधन के वो हिस्सा भी हैं। क्या ये घोसी वाला चुनाव पीडीए या कुछ और है, या पीडीए बोल रहे हैं उस पर रहेंगे? देखिए, माननीय अखिलेश यादव जी ने जो नेताजी की पुरानी जो समाजवादियों की जो नीति थी, जो समाज के हाशिए कमज़ोर शोषित वंचित वर्ग के लोग थे, वो जाहिर सी बात है कि वो खेतिहर कृषक जातियाँ एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटीज़ में आती हैं। तो माननीय अखिलेश यादव जी ने ये तय किया कि पहले ये जो वंचित लोग हैं देश में, जो 80% लोग हैं जो हैव नॉट हैं, जो डिप्राइव्ड हैं, उनको इकट्ठा किया जाए और इकट्ठा करके उन सब को, देश का जो भी प्रगतिशील तबका है, हम सब लोग मिलकर बीजेपी आरएसएस को बेदखल करने का काम करें। तो जो घोसी के प्रयोग है, घोसी के प्रयोग ये बताता है कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने या उनसे पहले आचार्य नरेंद्र देव जी ने या जेपी हो गए या मोहन सिंह साहब हो गए, जनेश्वर मिश्रा की जो पूरी विरासत है समान वर्ग से आए हुए सोशलिस्टों की, उसी विचारधारा के सुधाकर जी जो हमारे पार्टी के बहुत पुराने लीडर हैं, उनको एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी ने पूरी शक्ति के साथ जो पीडीओ का प्रयोग था वो सफल हुआ। और इसी प्रयोग से माननीय अखिलेश यादव जी का ये मानना है कि अगर इंडिया को जो जिताएगा वो पीडीए जिताएगा। और जो स्लोगन माननीय अखिलेश यादव, ये सिर्फ स्लोगन नहीं है, आप देखिए कि जो महिला आरक्षण की जो बात आई, आप जानते हैं कि कांग्रेस लेफ्ट और बीजेपी का क्या लाइन था महिला आरक्षण पे, लेकिन आदरणीय राहुल जी को भी अखिलेश यादव की पिच पर, जो पीडीए का पिच है या लालू जी का जो पिच था समाजवादियों का, उस पिच पर आकर महिलाओं के हक के लिए आवाज़ मिलाना पड़ा। पीडीए यही है अखिलेश जी का। नहीं, मेरा सवाल छोटा सा था कि पीडीए मतलब वो वोटर तो इस देश का 85% वो है, दलित आदिवासी अल्पसंख्यक मुसलमान। पीडीए से वोट लेना है या उसको रिप्रेजेंटेशन भी देना है? मैं तो ये जानना नहीं, आपको क्या शक है इसमें? पीडीए को कोई शक है कि उनको रिप्रेजेंटेशन नहीं, मैं आंकड़ा दे सकता हूँ कि तमाम जो पार्टियां हैं वो वोट तो इन्हीं का लेती है, लेकिन इनका जो रिप्रेजेंटेशन है, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, वो एससी एसटी ओबीसी अल्पसंख्यक समाज को टिकट नहीं मिलता है जितना मिलना चाहिए। देखिए, अगर आप कंपेयर करेंगे समाजवादी पार्टी, आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस की तुलना में, तो बीजेपी ज़्यादा टिकट दे रही है एससी एसटी ओबीसी को, मुसलमानों को छोड़कर। मैं एससी एसटी ओबीसी कह रहा हूँ। देखिए, अल्पसंख्यक नहीं, बीजेपी टिकट मतलब कैंडिडेट दिखाने का काम करती है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो नुकसान है बीजेपी ने जो किया है वही एससी एसटी ओबीसी का किया है। माननीय अखिलेश यादव जी ने एससी एसटी ओबीसी को, माइनॉरिटी को, मुसलमानों को, समाजवादियों ने हमेशा पावर में शेयर दिया। अगर पावर में शेयर नहीं देते, अगर उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं होता, तो भगवतिया देवी कैसे आती उत्तर प्रदेश में? हमारी जो है फूलन देवी कैसे आती? आप लोग की सरकार थी, प्रजापति जैसे लोगों पर बीजेपी ने हल्ला मचाया, आप लोगों ने निकाल दिया। इधर बसपा ने भी यही किया। जैसी बीजेपी हल्ला मचाती थी, आप लोग अपने दलित पिछड़े नेता कुशवाहा को मायावती जी ने पार्टी से निकाल दिया। प्रजापति आपके समय जेल चले गए। तमाम ऐसे बैकवर्ड। आजम खान साहब के साथ क्या हुआ? मेरा सवाल वो नहीं है, आप हमें घुमाइए नहीं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अब तक एससी एसटी ओबीसी की बात पहले कांग्रेस भी नहीं करती थी, अब चुनाव के वक्त करने लगी है। समाजवादी पार्टी हो, उससे उम्मीदें हैं। मैं कह रहा हूं कि पीडीए को टिकट भी मिलेगा, हाँ या ना बताइए? पीडीए को जो टिकट भी मिलेगा पिछड़े दलित अल्पसंख्यकों को, या वोटर तो वो इस देश के सबसे बड़े वोटर हैं। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि 2022 का जो चुनाव है, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी, आप जानते हैं मुसलमानों के बारे में, सबसे ज्यादा जो मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन है पूरे देश में आज की विधानसभा में,
वो उत्तर प्रदेश की विधानसभा में समाजवादी पार्टी की तरफ से। एक पार्टी आज के डेट में मुसलमानों के मुद्दे पर बात नहीं करती है। आप गलत कह रहे हैं, आप गलत कह रहे हैं। आपके नेता के घर पर रोज रेड पड़ता है, एक धरना प्रदर्शन मुझे बताइए आजम खान के लिए। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आजम खान साहब के साथ जो कुछ हुआ, हाँ। क्यों हुआ? वो इसलिए हुआ कि वो भारत के जो समाजवादी नेता हैं, देश के सबसे बड़े शीर्ष नेताओं में से हैं। अगर वो कंप्रोमाइज कर लेते, अगर वो बीजेपी नहीं, सब हुआ, हुआ आपकी पार्टी की तरफ से, सब हुआ। आप याद करिए, माननीय अखिलेश यादव जी जब अरेस्टिंग हुआ, उनसे अरेस्टिंग से थोड़े दिन पहले 6 जिले जाम थे रामपुर के। अखिलेश जी गए, रैली किया, रैली के बाद जैसे आदरणीय लालू जी के मामले में जब जेल हो गई, जेल होने का मतलब ये है कि आपका पूरा केस अदालत में चला गया। तो जब माननीय आजम खान साहब को जेल हो गई, उसके बाद पार्टी ने तय किया कि जो लीगल फाइट है वो समाजवादी पार्टी अपने हाथ में लेगी, और उसके लिए माननीय अखिलेश यादव जी ने कपिल सिब्बल जैसे सीनियर सुप्रीम कोर्ट के लॉयर को उनकी देखरेख में पूरे उत्तर प्रदेश की एक बड़ी वकीलों की टीम बनाकर ओवैसी की पार्टी के अलावा जिससे वो बाहर आए। ओवैसी ने कहा कि मैं दलित, पिछड़े और मुसलमानों का रिजर्वेशन नहीं होगा इसमें महिला आरक्षण बिल में, तो मैं सपोर्ट नहीं करता। उन्होंने वोट नहीं किया। एक सिंगल पार्टी नहीं है, लालू यादव, मुलायम सिंह यादव और जब शरद यादव थे तो वो बिल कभी पास नहीं हो पाता था। आप लोगों ने विरोध भी किया, मैं ये सब पर कह रहा हूँ, आरजेडी हो, जेडीयू हो, कांग्रेस, तमाम इंडिया गठबंधन ओवैसी को छोड़ के सबने वोट किया उस बिल को। आप लोग को अभी भी लगता है कि आप लोग कहेंगे कुछ, करेंगे कुछ और पब्लिक नहीं समझेगी? आप डायनेमिक्स समझिए, हाँ, इस बात का डायनेमिक्स समझिए, हाँ, कि प्राइम मिनिस्टर अपने आप को पिछड़ा बोलते हैं। हाँ, प्राइम मिनिस्टर मोस्ट बैकवर्ड दलित की पॉलिटिक्स कर रहे हैं उनकी पार्टी, जैसा वो कहते हैं। तो हम नहीं चाह रहे थे कि ये बिल नहीं कर रही है, वो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के नाम पर सवर्णों को आरक्षण दे रहे हैं। हमारा ये कहना है कि जो दिखावे की बात है, जो आपने कही कि मोदी जी बड़ा काम कर रहे हैं, तो आप कहिए ना भाई, साफ कहिए ओवैसी की तरफ, आप मेरी बात ओवैसी की तरफ क्रिस्टल क्लियर हो कि हम बिल के खिलाफ है या बिल के समर्थन में है। ओवैसी जी को तो तय करना पड़ेगा कि वो हैं किधर। हमने ये तय वो किया, दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यकों के साथ है, कम से कम महिला रिजर्वेशन। शंभू जी मैंने आपसे कहा, हमने ये कहा कि हम वुमेन जो ये आरक्षण हुआ है, इसको हम फिलहाल फर्स्ट स्टेज पे इसका विरोध ना करके इसको हम लाने देंगे, जिससे नरेंद्र मोदी की जो दलित पिछड़ा विरोधी पॉलिटिक्स है वो सामने आ गया। अच्छा, ये कब होगा? जब लागू, ये कब होगा? 50 साल बाद लागू, लेकिन होगा तो पिछड़ा विरोधी, होगा तो दलित विरोधी। ये समाज, तो आप लोगों ने वोट किया ना उसके, आप उसमें कहां लगे? नहीं, हमने ये फैसला किया कि 24 में हम जनता के बीच में जाएंगे, एससी ओबीसी के बीच में जाएंगे और कहेंगे कि देखो नरेंद्र मोदी का चेहरा ये। टिकट में कितना रिप्रेजेंटेशन होगा ये बताइए। जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन 85% टिकट होगा इनको। का मैं कह रहा हूं, जहां से भी सीटें जीतने वाली हमारे पास कैंडिडेट होंगे वहां पे हम लड़ाएंगे। अरे सर, यही तो बीजेपी आप आइए ना, आप एमएलसी आप बिना फेवर लिए, अगर आप एससी एसटी ओबीसी अल्पसंख्यक समाज को फेवर नहीं करेंगे पार्टी के तौर पर, तो ये समाज कहां चुनाव जीत पाएगा साहब? इनके पास न पैसा है, न टीवी है, न अखबार है, न मीडिया है, न पत्रकार है। बगैर आरजेडी, जेडीयू या सपा या बसपा या जो भी पार्टी हो, कांग्रेसी हो, अगर ये गैर सवर्णों को टिकट नहीं देगी जबरदस्ती, तो ये लोग कहां राजनीति में आ पाएंगे? मैं ये कह रहा हूं कि आपको समाजवादी पार्टी पे आप क्यों शक कर रहे हैं? समाजवादी पार्टी की तो पॉलिटिक्स ही है। मैं तमाम तो पॉलिटिक्स ही है कि हम दलितों के, पिछड़ों के, मुसलमानों के हक में खुल के खड़े हों, उनको रिप्रेजेंटेशन दें, और हम देते रहे। हम कह रहे हैं, आप मानते हैं बीजेपी की पॉलिटिक्स, समाजवादी पार्टी से ज्यादा टिकट पिछड़ों को, बैकवर्ड को बीजेपी देती है यूपी में विधानसभा में। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आप उनके अधिकार कहां पे हैं? ये बताइए, दलितों के अधिकार कहां पे हैं? पिछड़ों के अधिकार कहां पे हैं? आप ये बताइए कि जितने भी निजीकरण के प्रोजेक्ट थे नरेंद्र मोदी के, जितनी भी नौकरियां थी वो आज चली गई। भारत की संसद में जो संविधान की कॉपी बांटी गई, उसका फ्रंट पेज बेसिक प्रेम्बल में सोशलिज्म और इक्वालिटी, सेकुलरिज्म कहां पे था? हमारा ये कहना है कि ये जो 24 में शंभू जी, बेशक जो विपक्ष हैं उनको बहुत सारी नीतियों पर अभी हमें और सोच विचार करना है, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटीज़ के हक हकूक़ को लेकर, लेकिन हमारा ये कहना है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन हमारा 2024 में बचता है
हम ये कह रहे हैं कि हमें इंडिया को रिबिल्ड करना पड़ेगा, री इमेजिनेशन करना पड़ेगा भारत के बारे में कि भारत को किस तरह से दोबारा से हमें सोचना है। जैसे राहुल जी ने सोचना शुरू किया, चाहे वो सोशलिस्टों के कहने पे सोचा हो, चाहे वो चुनाव देख के सोचा हो। तो हम लोगों को बहुत सारी चीज़ों पर माननीय अखिलेश यादव जी भी मानते हैं। अब आप देखिए कि 2022 में सपा के बारे में ये माना जाता था, बीजेपी का बाकी लोगों का इल्ज़ाम था कि ये तो दलित विरोधी पार्टी है। लेकिन 22 में माननीय अखिलेश यादव जी ने बाबा साहब और लोहिया जी के जो संबंधों के आधार पे, माननीय काशीराम जी और नेताजी के रिश्तों के आधार पे उन्होंने कहा ये जो कमज़ोर शोषित वंचित तबके जो हमसे कहीं न कहीं आगे पीछे हो गए, हमें उनको सबको अब लेके आगे बढ़ना है। तो 22 में अभी वही सवाल तो आप 22 में समझ रहे हैं। 22 में एससी ने अनुसूचित वर्ग के लोगों ने समाजवादी पार्टी को अरे आपकी पार्टी दूसरे नंबर पर है यूपी में, इसलिए मैं आपसे 100 कह रहा से हूं। ज़्यादा विधायक हैं आपके। मैं वही तो कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि 2024 के लिए क्या रणनीति है, क्या इंडिया गठबंधन में आप लोग हैं 2024 के लिए? देखिए दलित पिछड़ा बैकवर्ड की बात तो अब कांग्रेस भी कर रही है, देखिए 24 की जो सब लोग कर रहे हैं, हमारा- बीजेपी भी कर रही है। सवाल है रिप्रेजेंटेशन का। हमारा ये कहना है कि समाजवादी पार्टी एश्योर करती है कि एससी एसटी ओबीसी इवन मोस्ट बैकवर्ड का जो रिप्रेजेंटेशन भारत की संसद में होना चाहिए वो यूपी से माननीय अखिलेश यादव जी उसको देने का काम करेंगे। कितने मुसलमानों नंबर को 1, टिकट मिल सकता है लोकसभा में? मैं कह रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा एमपी जो जीतते हैं वो सपा से ही मुसलमान जीतते हैं। मैं तो आपसे ये कह रहा शेड्यूल हूँ। कास्ट को रिजर्व सीट के अलावा भी टिकट मिल सकता है? हाँ बेशक मिल सकता है, जहाँ पे बैकवर्ड में बेशक 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 मिल सकता है। बैकवर्ड में और ये होता रहा है, ये पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है। अब तो इंडिया गठबंधन की भी बात है, कोऑर्डिनेशन को तय करना है कि कहाँ पे किसकी सीटें होंगी। लेकिन रिजर्व के अलावा भी कांग्रेस भी समाजवादी भी हमेशा मौके वक्त पे ये लड़ाते रहे। हमारा सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो आपने बोला पीडीए समाजवादियों की भविष्य की रीढ़ की हड्डी है। मैं आपको ये बात बोल रहा हूँ माननीय अखिलेश यादव जी की तरफ से कि पीडीए का जो फाइट है, जो स्ट्रगल है, वो अखिलेश जी की फ्यूचर सोशलिस्ट पार्टीज की रीढ़ की हड्डी। मेरे खूब करीबी लोगों में से जो अखिलेश जी को बहुत करीब रहते हैं, उन्होंने कहा कि एक प्रशांत किशोर नाम का जो स्ट्रैटेजी मेकर था चुनाव में, उसने सारे पार्टियों को समझा दिया, यहाँ तक कि कांग्रेस को भी कन्विंस कर दिया। कांग्रेस तो कन्विंस ही थी, तमाम सपा बसपा आरजेडी जेडीयू सबको कन्विंस कर दिया कि आपको धर्म के खिलाफ नहीं बोलना है, एससी एसटी ओबीसी रिजर्वेशन के मुद्दे पर आपको चुनाव नहीं लड़ना है, आपको धर्म के आधार पर चुनाव लड़ना है, तभी आप चुनाव जीतिएगा। और ये मैंने सुना है कि ये अभी तक वो मुद्दा, मतलब तमाम पार्टी के नेताओं को यही लगता है कि धर्म सोशल जस्टिस बेकार का मुद्दा है, कास्ट कॉम्बिनेशन बेकार का मुद्दा है, दलित पिछड़ा आदिवासी बेकार का मुद्दा है। शंभू जी, अखिलेश यादव जी को कोई भी अपनी बातों में नहीं ला सकता। वो बहुत ज़मीनी नेता हैं और वो आज के वक्त में सोशल जस्टिस पे मैं समझता हूँ कि भारत में सबसे स्ट्रांग वॉइस है। उसकी मैं वजह बताता हूँ आपको। 2019 में ऐसा बहुत सारे लोग बाहर से कह रहे थे कि आप मायावती जी को ख़त्म कर दीजिए। उनका ज़ीरो था लोकसभा में, राज्यसभा में, बट माननीय अखिलेश यादव जी का कहना था कि ये माननीय काशीराम जी का लगाया हुआ आंदोलन है और इससे हमारे क्या लोकसभा राज्यसभा में जीरो था? जो रिप्रेजेंटेशन था बीएसपी का 19 में, राज्यसभा में एमपी नहीं थे, लोकसभा में भी वो नहीं थे। नहीं, लोकसभा में थे उसमें, मिश्रा जी थे, मायावती कितने एमपी थे? कितने एमपी थे? एमपी ज्यादा लोकसभा में जीरो थे। हाँ, लोकसभा में जीरो थे। तो माननीय अखिलेश यादव जी के मानना था कि ये जो आंदोलन माननीय काशीराम नहीं, तो आप दोनों लोगों ने गठबंधन में लड़ा, हमारा ये कहना है कि उसको खत्म नहीं करना। अभी भी कोई संभावना है इंडिया गठबंधन? मैं कह रहा हूँ उसको खत्म नहीं करना है, वो आंदोलन जीवित रहना चाहिए। तो उन्होंने बड़ा दिल करके 40 सीट के आसपास सीटें बीएसपी को दी। एक ऐसा संबंध, जब गठबंधन टूटा भी तो पूरी पार्टी को आदेश था कि चाहे बाबा साहब, चाहे माननीय काशीराम जी या मायावती जी को, कोई भी मायावती जी के लिए कोई भी अपशब्द या कोई ऐसी बात टूटने पे, ऐसी बात जो डेकोरम के लिए ठीक ना, वो होनी नहीं चाहिए। और आज तक आप देखिए कि अभी भी कोई संभावना है इंडिया गठबंधन में? तो सुनो कल केसी त्यागी बोल रहे थे तमाम लोग। अब देखिए ये बहन जी ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके फैसला कर लिया कि वो कांग्रेस के भी खिलाफ हैं, वो समाजवादी पार्टी के खिलाफ हैं, वो इंडिया में नहीं होंगी, ना एनडीए में होंगी। नीतीश कुमार से आपके नेता बहुत मिल रहे हैं, क्या चल रहा है आप लोग का? बैकवर्ड सारे एकजुट हो रहे हैं? लालू यादव से तो आप लोग के अच्छे संबंध है, नीतीश जी देखिए माननीय अखिलेश जी में, उदय स्टालिन से लगातार आप लोग मिल रहे हैं, तो क्या सारे बैकवर्ड नेता एक जगह हो रहे हैं 2024 में? देखिए अखिलेश यादव जी ने ये पूरा सिलसिला शुरू किया भारत में सारे नेताओं से मिलने का, और उनकी ये समझ है कि जो सबाल्टन हैं, जो इस देश में सोशल जस्टिस की ओरिएंटेशन की पॉलिटिक्स करके आगे आए हैं,
उनको एक प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए। नीतीश जी के साथ उनका बहुत ही कॉर्डियल रिलेशन डेवलप हुआ है, और नीतीश जी क्योंकि इस देश में नेताजी के ज़माने के बड़े लीडर हैं, आज उनका बहुत तजुर्बा है भारत की राजनीति का, तो हम सब लोगों को ये लगता है कि उनको, उनसे भी भारत के लोगों को, इंडिया को बहुत कुछ सीख के हमें आगे इस बड़ी फाइट को लड़ना है। तो नीतीश जी हो गए, शरद पवार जी हो गए, मालिका जी हो गए, ये सारे हम देश के बड़े नेता हैं। कितनी सीटों का अनुमान है आप लोग, चूंकि यूपी के बगैर देश की सत्ता बनती नहीं है? देखिए, मैं जो उत्तर प्रदेश में मैं अभी ग्राउंड रियलिटी देख रहा हूँ, अगर पूरा गठबंधन अभी से ताकत लगा दे, बीजेपी की तकरीबन 40 सीटें मिनिमम कम होनी है, मिनिमम 40 सीटें कम होनी। तो अगर जानकार ऐसा कह रहे हैं, जो आपके जैसे लोग हैं, कि अगर 30 लोकसभा भी भारतीय जनता पार्टी की कम होती है और गठबंधन की प्लस होती है, तो ये दिल्ली का सिंहासन हिलाने के लिए काफ़ी है। हाँ, इसके लिए माननीय अखिलेश यादव जी ने, आपको मालूम है, जातिगत जनगणना का बहुत बड़ा फाइट अखिलेश जी ने यात्राओं के ज़रिए, अपने शिविरों के ज़रिए, वो गांव-गांव तक गए। ये ऐसा हमने उनको 22 के बाद एक हमने टिल्ट देखा कि वो 2-2 दिन एक-एक ज़िले में जाके बैठ गए, बोले एक-एक से मिलूंगा, सबसे एक-एक वर्कर से मिलूंगा, बूथ से मिलूंगा, ज़िले के प्रधानों से मिलूंगा, और जातिगत जनगणना का एक करंट यूपी में दौड़ रहा है। फिर राहुल जी ने भी उसको एक्सेप्ट किया, नीतीश जी ने तो अपने यहाँ एक सर्वे भी कराया। सुने मौर्य जी से नाराज है पार्टी, आला कमान निकालना चाहते हैं उनको? पूरी पार्टी मौर्य जी पार्टी की एक बहुत बड़ी शक्ति है, और जो वो काम कर रहे हैं, हम सब लोग साथ में मिलकर इस फाशिस्ट फोर्सेस को हटाने के लिए, अगर कोई कड़वा जहर भी देना पड़े तो मौर्य जी उसके लिए काम कर रहे हैं। और मौर्य समाज में जो एक बीजेपी का ट्रैप था, हम देख रहे हैं कि उनके अंदर बाबा साहब को लेकर, कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर एक बहुत कॉन्शियसनेस उनके अंदर आई है, समाज में नीचे तक आई हुई है। उन्हें भी लग रहा है कि जो उनका हक हकूक़ है, अगर वो 24 में बीजेपी नहीं आती है, ये संविधान ख़त्म हो जाएगा। तो सवाल ये कि जो कॉन्स्टिट्यूशन की फ़ाइट है, क्या ये लोग आप मैं ये सवाल इसलिए नहीं पूछ रहा हूँ कि आप मुस्लिम समाज से हैं, क्या अल्पसंख्यक समाज को लेकर तमाम सेकुलर दलों ने एकदम छोड़ दिया, उनको अकेला छोड़ दिया? क्या अब इन लोगों को लगता है कि मुस्लिम समाज भी 80% बैकवर्ड है, ओबीसी कम्युनिटी में आता है, इनके लिए बोलना होगा? देखिए, अलग थलग नहीं छोड़ा। देखिए, इन सब सवालों पे वोट बैंक नहीं है। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ माननीय अखिलेश जी के बारे में, जो मैंने 1 to 1 उन्हें देखा है। जब एंटी-सीए मूवमेंट हुआ यूपी में, उसमें करीब 36-38 लोगों को गोली मारी गई थी पुलिस के ज़रिए। बहुत गरीब लोग थे, कोई उनका पुरसे हाल नहीं था। मेरे जानकारी में 38 लोगों की बेलों कराने में बहुत सीनियर लॉयर हैं, जो एजी थे पहले हमारी सरकार में, उनसे मदद कराई। और ये जो 36-38 लोग शहीद हुए थे पुलिस की गोलियों से, 5-5 लाख रुपए अपने एमपीज़ के ज़रिए, एमएलएज़ के ज़रिए माननीय अखिलेश यादव जी ने उन परिवारों की सबकी मदद कराई। आपको पता है इस बात को कि तमाम जो बैकवर्ड और जो बीजेपी के खिलाफ दल है, उसको एक समझा दिया गया, एक सवर्ण लॉबी ने समझाया कि आप जैसे मुसलमानों के हित की बात करेंगे, एक पोलराइजेशन होगा, हिंदू पोलराइजेशन। क्या अब भी ये लोग के दिमाग में राजनीति का ये सिंपलीकरण है? बाकायदा AK एंटनी ने तो एक रिपोर्ट दी थी कांग्रेस को 2014 हारने। मैं कह रहा हूँ कि इस देश में एक ऐसा माहौल बनाने का काम किया गया है, और ये बीजेपी ने लोगों को समझाया है। हम इस बात को मानते हैं कि इस देश में एक फेक नफरत, मतलब आपका मुसलमान साथ बीजेपी को अब भी एक बताइए, बीजेपी के हिंदू मुस्लिम का काट, सोशल जस्टिस है, ये नेताओं को अब समझ में आया है? ये तो कांसी राम साहब, कर्पूरी ठाकुर, लालू यादव, लोग मुलायम सिंह यादव कब का कह चुके, मिले मुलायम, कांसी राम, सोचिए, मतलब कल्याण सिंह की सरकार चली गई थी, कांसी राम और माननीय कांसी राम साहब और मुलायम सिंह यादव ने मिलकर चुनाव लड़ा और बीजेपी हवा में उड़ गई। ये समझने में आप लोगों को इतना दिन लग गया? शंभू जी, 2019 ऑनवर्ड्स माननीय अखिलेश यादव जी के साथ आपने एक सोशल जस्टिस के टुवर्ड्स एक बहुत ही हार्ड टिल्ट देखा होगा। हमारा ये कहना है कि ये चीज़ें हमारे नेताओं में, उनकी ज़िंदगी में आई। जैसे राहुल जी ने SC ST OBC को अपनाया, नीतियों में अपनाया, तो ये अखिलेश यादव जी को भी, हम सब लोगों को भी ये मालूम है कि जो इसका काट है, जो फैशिस्ट अप्रोच का, वो सोशल जस्टिस है। इसीलिए हमने PDA का नारा, PDA की फाइट, PDA का संघर्ष, इसीलिए हमने जातिगत जनगणना की जो पूरी
उत्तर प्रदेश में इलाज शुरू किया। उसका पॉइंट यही था कि हमें अपने समाज को बाहर निकाल कर इन सब लोगों के बीच में जो शोषित वंचित लोग हैं उनकी लड़ाई, क्योंकि गरीबी हर जगह पर है, बेरोजगारी हर जगह पर है, मायूसी हर जगह पे, किसानी टूट रही है, गरीबों के पास आप सोचिए कि 30% लोग इस देश में 1 जून के बगैर खाना खाए सो जाते हैं। तो सवाल बहुत सारे हैं, बट अभी ये है कि जो पीडीए का फाइट है, हम लोग इसको लेकर ये समझते हैं कि इंडिया के गठबंधन को जीत दिलाने में माननीय अखिलेश जी का जो ये नारा है वो पीडीए यूपी में काम कर रहा है। अब इवन बीजेपी में भी बात हो रही है। ये जो हमारे केशव मौर्य जी हैं, इन्होंने कहा था मैं जाति गणना के पक्ष में कराऊंगा। अरे वो तो कर रहे हैं भाई, दबाव है ना? प्रसाद मौर्य हारा हुआ कैंडिडेट को डिप्टी सीएम बना रही है बीजेपी, उससे बड़ा नहीं तो कौन करेगा? आप समझ नहीं रहे ना। अल्पसंख्यक हटा दीजिए तो डिप्टी सीएम क्या पोस्ट है? क्या पोस्ट डिप्टी सीएम है? डिप्टी सीएम कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है? जिस तरह से केशव मौर्य के साथ जो आपकी कुछ पार्टी हुआ में है, संभव है कि कोई दलित नेता चुनाव हार जाए आप उसको अखिलेश जी सीएम और डिप्टी सीएम आप बना बात दें? समझ नहीं रहे। मैं कह रहा हूं कि डिप्टी सीएम जैसी कोई पोस्ट नहीं है। क्या पावर है? जब केशव मौर्य जी के साथ जो एट्रोसिटीज हुई हैं, अगर उनमें जरा सा भी शर्मो हया होती कि बतौर पिछड़े मेरे साथ ये हो रहा है, वहां ही बैठे होते। लेकिन उन्होंने तय कर लिया है कि समाज को वहीं पे ले जाके आरएसएस की बैलगाड़ी खिंचवानी है। तो मौर्य समाज में भी हम स्वामी प्रसाद जी जो काम कर रहे हैं, सब लोग काम कर रहे हैं, ये अपमान लोगों को उसका एहसास है। और हम ये कह रहे हैं कि हम लोग मिलकर कास्ट सेंसस का जो फाइट है 24 में, और अनएम्प्लॉयमेंट का जो क्वेश्चन है, रिजर्वेशन का जो क्वेश्चन है, एंड कॉन्स्टिट्यूशन में तो इतना बड़ा सोचें कि अरे चलिए मैं पीडीए पर ही बात, बैकवर्ड मुसलमान को कितना टिकट देंगे अखिलेश जी? OBC शंभू जी मुस्लिम आप एक बात समझिए, अभी हमें 2 MLC देनी थी पिछली बार, 4 MLC का हमारे पास मौका था। हमने उसमें जासमीर अंसारी जो कि एक बैकवर्ड पसमानदा तबके से आते हैं, अभी अहमद हसन साहब अब गुजर गए, हमारे बीच में नहीं रहे, लेकिन नेताजी ने हमेशा अपने साथ जो पसमानदा समाज के, बैकवर्ड समाज के मुसलमानों के जो मुद्दे थे, उनकी जो जहाँ से उनकी रोज़ी रोज़गार के पूरे मामलात थे, अभी आप आ जाएं चाहे बुनकरों पे आ जाएं, मैं भदोई बहुत गया हूँ। आप कंफर्टेबल होगा तो जवाब दीजिएगा तो नहीं दीजिएगा। जावेद अंसारी तो, जावेद भाई तो समझ में आ रहा है, मैं उनका पूरा नाम नहीं बोलूँ, जावेद भाई को आपने राज्यसभा भेजा, ये सिब्बल आपको लोगों को क्या दिला रहा है? सुप्रीम कोर्ट में राहत नहीं, हमारा जावेद भाई का हमारा तो वो समझ में आता है, लेकिन ये जो कपिल सिब्बल गए हैं ये भी सोशल जस्टिस का हिस्सा है। देखिए, हमारा सुप्रीम कोर्ट में कोई केस तो है नहीं। तो सिब्बल कैसे आप मेरी आपके बात रास्ते में? आप मेरी बात सुनिए। हमारा कोई समाजवादी पार्टी का कोई केस नहीं है, माननीय अखिलेश यादव जी का कोई केस नहीं है कि सिब्बल जी को हमें कहीं ज़रूरत है। राज्यसभा में जब हम लोगों को भेजते हैं, हम ऐसे लोगों को भेजते हैं कि जो अलग अलग फील्ड के बहुत ही काबिल पढ़े लिखे लोग, और वो लॉयर हैं। मुसलमान, दलित, पिछड़ा, आदिवासी नहीं मिला आपको? तो जावेद अली खान मुसलमान नहीं? नहीं मैं पूछ रहा हूँ, सिब्बल कौन से? नहीं, उससे पहले सिब्बल कौन सा सोशल जस्टिस के? उससे पहले वर्मा जी कांग्रेस से हट के आए आपके? मैं कह रहा हूँ समाजवादी पर उससे पहले वर्मा जी थे, उससे पहले मैं निषाद तो जी कह रहा हूँ थे, जावेद जी को आपने भेजा, उससे पहले निषाद जी थे। तो एमपीज राज्यसभा में विशंबर निषाद को हटा के आपने कपिल सिब्बल को चुना। मेरा ये नहीं कहना, ये सोशल जस्टिस नहीं, वो नहीं है। विशंबर निषाद जी के पास अभी पूरी पार्टी की नेतृत्व है, उनके पास, उनको पूरी पार्टी उत्तर प्रदेश में चलानी है। बट पार्टी का ये फैसला हुआ कि हमें एक बतौर लॉयर, जनता सब समझ रही है। मैं फिर कह रहा हूं, वैसे पत्रकारों को चुनिए जो सवाल, हमारे अच्छी दोस्ती है, आज से संबंध खराब भी हो जाएंगे, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, मैं जिस दिन मायावती जी हो या अखिलेश यादव हो या कोई नेता हो, इंटरव्यू करूंगा तो इस देश के शोषित वंचित समाज के सवालों से समझौता नहीं करूंगा, चाहे मेरे अपने रिश्ते। मैं जानता हूं मुझे नहीं, शंभू जी एक आखिरी बात, शंभू जी इंटरव्यू देता है। शंभू जी एक आखिरी बात, मैं पूछ रहा हूं कि कपिल सिब्बल जी जैसा सेकुलर क्रेडेंशियल का शख्स, जिनकी पूरे देश की हुकूमतों को चलाने का जो तजुर्बा है, आपके नहीं, आप इतने सेकुलर हैं, जब वो एमएचआरडी के मिनिस्टर थे तो नीट पीजी लाकर उसने इस देश के एससी एसटी ओबीसी के बच्चों को कॉलेज यूनिवर्सिटी जाने का रास्ता नहीं। तो जब वो आदमी इतना सेकुलर है, अर्जुन सिंह जैसे आदमी को रोक दिया, उसको रिजर्वेशन दिया, उसको मरने के कगार पर धकेल दिया। ये कपिल सिब्बल इतने एससी एसटी ओबीसी के पक्षधर है, सुन तो लीजिए सर,
कि इसने आईएएस के दरवाजे बंद कर दिए एससी एसटी ओबीसी के स्टूडेंटों के लिए। ऐसी पॉलिसी बना दी एमएचआरडी में मंत्री रहते हुए, ऐसी पॉलिसी बना दी शख्स ने कि नीट पीजी में एससी एसटी ओबीसी अल्पसंख्यक समाज का बच्चा ना आ पाए। इस आदमी ने यूपीए 1 में जो आदमी ने ओबीसी के एजुकेशन के लिए अर्जुन सिंह ने दरवाजे खोले एससी एसटी ओबीसी के लिए, इस आदमी ने उस आदमी को राजनीतिक मौत मरने के लिए छोड़ दिया। वो नाम है कपिल सिब्बल ने। और सुनिए सुनिए सुनिए, वकील रहते कपिल सिब्बल ने बता रहा हूं, वकील रहते में जो एक सवाल, वकील रहते उसको रोका, बता रहा। हाँ, कपिल सिब्बल वकील रहते हुए एक ही केस जीते देश में, कोलिजियम सिस्टम का केस, कि नहीं कोलिजियम रहना चाहिए देश में। ये है कपिल सिब्बल की उपलब्धि। भारत में कपिल सिब्बल न तो किसी को जमानत दिलवा पाते हैं, लालू यादव के वो यूपीए का फैसला था, एक नहीं कोलिजियम यूपीए का फैसला था। तो कपिल सिब्बल उसके वकील थे और हम ये कह रहे हैं वो यूपीए का फैसला था, उससे हम डिफर कर सकते हैं। लेकिन जब ये हमें तय करना था तो उसमें एक नाम कपिल सिब्बल जी का, देश को पता तो चले सोशल जस्टिस में कपिल सिब्बल कहां फिट बैठे। जयंत चौधरी क्या वो भी तो हमारे कोटे में गए ना, समाजवादी पार्टी के कोटे में। हाँ बिल्कुल। आप कहेंगे कि उनको भेजने की क्या जरूरत थी? तो फिर हम मोदी जैसी पत्रकारिता करें, जो अच्छा काम करे तो जनता देखती है। आप बताइए ना। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि समाजवादी पार्टी ने जो तस्वीर बनाई, उसमें जावेद जी एक तरफ, देश का पढ़े लिखे हुए एक बुद्धिजीवी शख्सियत, आई एग्री विथ यू, ठीक है, सोशलिस्ट, शानदार फैसला अखिलेश यादव। अगर अखिलेश यादव ये न करते तो अल्पसंख्यक समाज को नहीं वोट देना चाहिए। जयंत चौधरी साहब गुड ग्रेट जाट समाज से एक ऐसे युवा को जो भारत का चेहरा है, हाँ बिल्कुल, उनको मौका दिया गया कि वो आएंगे तो पश्चिम का रिप्रेजेंटेशन बढ़ जाएगा। तो कपिल सिब्बल जी कब कुछ ऐसे फैसले होते हैं जो विचारधारा दोस्ती की बुनियाद पे भी होते हैं, तो सिब्बल जी को इस बुनियाद पे भी नहीं, मैं तो पीडीए चूंकि अखिलेश जी का फेवरेट नारा उठाते हैं। पीडीए ने आपको घोसी में जिता दिया। पीडीए ने जिताया है। सुधाकर जी एक बहुत ही सामाजिक न्याय का चैंपियन शख्स हैं। आप उनकी जाति जो भी ढूंढ लीजिए, लेकिन वो मोहन सिंह जी और जनेश्वर मिश्रा के लाइन के आदमी हैं, नेताजी के बनाए हुए लोग हैं। समाजवादी मुसलमानों को समाजवादी टिकट दिलवाएंगे अमित जमीर। आप मुसलमानों को सबसे करीबी नेता हैं, आपकी सबसे ज्यादा सुनते भी हैं, और मुझे आप पर शक नहीं, आप सोशल जस्टिस के बड़े पैरोकार भी हैं। आप मुझे रिप्रेजेंटेशन बताइए। मैं आपके नेशनल दस्तों को इतना कह सकता हूं कि सबसे ज्यादा मुस्लिम समाज का जो रिप्रेजेंटेशन लोकसभा में आएगा पूरे भारत से, वो समाजवादी पार्टी की तरफ से ज्यादा आएगा। वो समाजवादी पार्टी से आएगा। और एससी एसटी ओबीसी का भी जो रिप्रेजेंटेशन आएगा वो समाजवादी पार्टी से आएगा और उत्तर प्रदेश से आएगा। कांग्रेस आप लोग के साथ बहुत तगड़े वाली बार्गेनिंग करेगी ये पूरा, क्योंकि वहाँ से उसने राज्यसभा कपिल सिब्बल को नहीं भेजा है, कांग्रेस ने हटा दिया उनको पार्टी से। उसने इमरान प्रताप गढ़ी को भेजा है, राहुल गांधी दानिश अली से जाके मिलते हैं। तो कांग्रेस जो अपनी बैटल फील्ड बना रही है ना, आपके साथ जो बार्गेन करेगी ना, वो मुस्लिम वोट के दम पर ही करेगी। देखिए अखिलेश तैयार हैं आप लोग? शंभू जी, अखिलेश जी ये समझते हैं, वो 24 को लेकर बहुत ज़्यादा संजीदा है। उनका ये मानना है कि आपको याद है कि 17 में जब 37 तकरीबन सीटें थी एमएलए की कांग्रेस की, अखिलेश जी ने इन्हें 105 सीटें दी थी और ये जीते 5 थे। 19 में हमने 40-38 का बंटवारा किया, कुछ ऐसे आसपास का बंटवारा किया। तो अखिलेश यादव जी के साथ उत्तर प्रदेश में कोई भी कांग्रेस को दिक्कत, ना कांग्रेस को इनसे दिक्कत। और जिस तरह की अंडरस्टैंडिंग हमारे बड़े लोगों में है, वो मैं आपको बता रहा हूँ कि यूपी में आपको कोई कॉन्फ्लिक्ट नज़र नहीं आएगा। और एक बहुत ताकत के साथ, सॉलिडरिटी के साथ, एक बड़े मकसद के लिए हम सब लोग मिलकर आपको लड़ते हुए नजर आए। पूरे देश में अगर किसी कम्युनिटी को छोड़ दिया गया हालत थलग पिछले 10 सालों में, तो वो मुस्लिम समाज है। इस बात से कोई गुरेज नहीं कर सकता है। और मेरी कोशिश होती है कि जिसके साथ कोई नहीं खड़ा है, जो पीड़ित है, पॉलिटिकल पीड़ित अगर आज इस देश में कोई है, तो वो मुस्लिम समाज है। अमित भाई उसी कम्युनिटी से आते हैं, इसलिए मैं उनसे सवाल पूछ रहा था। मैं फिर कह रहा हूँ, राजनीति में इस देश में 90% आबादी एससी एसटी ओबीसी और किसानों का है। सवाल है कि उनका पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन संसद में और विधानसभा में कब बढ़ेगा। और चलिए देर सवेर ही सही, जो समाजवादी आंदोलन है, जो अखिलेश यादव की पार्टी हो या नीतीश जी की पार्टी हो या जेडीयू की पार्टी, जदयू हो या आरजेडी हो, अब तो गनीमत यह है कि सवर्न लीडरशिप वाली पार्टी कांग्रेस भी एससी एसटी ओबीसी की बात कह रही है। एक बदलाव तो है, एक पॉलिटिकल चर्निंग तो है, पॉलिटिकल चेंज तो है, लेकिन देखना पड़ेगा कि 2024 में इनको रिप्रेजेंटेशन कितना मिलता है।
क्योंकि बीजेपी ने सारी राजनीति को बदल दिया है। फिलहाल बीजेपी की कोशिश है कि मुसलमानों को छोड़कर SC ST OBC की तरफ अपनी पैठ बढ़ाई जाए। देखना पड़ेगा कि ये जो तमाम जो SC ST OBC की लीडरशिप वाली पार्टियां हैं, ये 2024 में इंडिया गठबंधन के तले अपने कोर वोटर को कितनी सीटें देती हैं। शुक्रिया सर, हमसे बातचीत बहुत करने के लिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।